नमस्कार, मैं प्रोफेसर राम बख्श जाट, भारतीय भाषा केंद्र, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली। आज हम ईपीजी पाठशाला में समकालीन साहित्य चिंतन प्रश्न पत्र के अंतर्गत उत्तर संरचनावाद इकाई का अध्ययन करेंगे। इस इकाई का अध्ययन करने के उपरांत आप उत्तर संरचनावाद के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से परिचित हो सकेंगे। उत्तर संरचनावाद की प्रमुख प्रवृत्तियों और सिद्धांतों का परिचय प्राप्त कर सकेंगे। उत्तर संरचनावाद और सत्ता के विकेंद्रीकरण के आपसी रिश्तों को समझ सकेंगे और उत्तर संरचनावाद की प्रमुख विशेषताएं जान सकेंगे। ये जो उत्तर संरचनावाद है, ये इसका उत्तर आधुनिकतावाद के समानांतर है। ये साथ साथ चलने वाला एक ज्ञान विमर्श है और विचारों की दुनिया में ये सोचने और विश्लेषण करने का एक तरीका। उत्तर आधुनिकता और उत्तर संरचना के बीच में एक रिश्ता भी है और इस रिश्ते को जानना जरूरी है। जब हम काल का विश्लेषण करते हैं तो हम कहते हैं कि मध्यकाल है, पुनर्जागरण है, आधुनिकता है और फिर ये उत्तर आधुनिकतावाद। तो एक बड़ा सा आंदोलन है, एक बड़ी सी समझ है, बड़ा सा विभाजन है। तो उत्तर आधुनिकतावाद एक मूल्य दृष्टि है और एक समय सूचक भी है। उस समय में एक उत्तर आधुनिकतावाद का वातावरण रहा, व्यापक है। उस उत्तर आधुनिकतावाद के अंदर बहुत सारे और चिंतन भी आते हैं, जिसमें से एक उत्तर संरचनावाद है। और ये एक तरह का जो आधुनिकतावाद का एक सांस्कृतिक विमर्श की तरह से, जिसे फ्रेडरिक जेम्सन जो है ना उत्तर आधुनिकतावाद को कहता है कि ये विलंबित पूंजीवाद का सांस्कृतिक तर्क है। विलंबित पूंजीवाद जो बाद में आया, जो बहुराष्ट्रीय निगमों का पूंजीवाद है, जो 20वीं शताब्दी के मध्य के बाद से ये शुरू हुआ, जब उपनिवेशों की आजादी हुई और इस तरह से एक बड़ा विमर्श उस समय चिंतन का शुरू हुआ। उसी क्रम में भारत 1947 में आजाद हुआ, धीरे धीरे बाकी उपनिवेश भी आजाद हो गए और ये इस सब को हम उत्तर आधुनिकता की पृष्ठभूमि के रूप में देखते हैं। उत्तर संरचनावाद ने इस उत्तर आधुनिक, उत्तर औद्योगिक व उत्तर औपनिवेशिक, इतने सारे उत्तर, इनके दौर के लगभग 15-20 वर्ष बाद यानी 1960-70 के बीच में ये आकार ग्रहण करने लगा। उत्तर संरचना का जो प्रारंभिक रूप है वो आधुनिक कला और साहित्य के नए व्याख्या प्रयासों से स्पष्ट होना प्रारंभ होता है। अगर उत्तर आधुनिकता विलंबित पूंजीवादी स्थिति का सांस्कृतिक निष्कर्ष है तो उत्तर संरचनावाद उसका अर्थमीमांसी आयाम है, ऐसा विचारकों का कहना है। जिस तरह आधुनिकता का उदय हुआ, आधुनिकता के उदय के बाद में उससे जुड़े हुए वैज्ञानिक विकास को समझने के लिए संरचनावादी दर्शन और जो विचारधाराएं थी उन्होंने हमारी बहुत मदद की और नए ढंग से उसको समझा। उसी प्रकार कहा जा सकता है कि अगर हमें उत्तर आधुनिकता को समझना और व्याख्यायित करना है तो हमें सोचने समझने के उत्तर संरचनावादी तौर तरीकों की मदद लेनी होगी। तो अब हम इस इकाई में उत्तर संरचनावाद के उन तौर तरीकों को देखने की कोशिश करेंगे जिसमें हम साहित्य, संस्कृति और कला की दुनिया को किस तरह से देखते हैं। उत्तर संरचनावाद के विकास में जो योग देने वाले जो विद्वान हैं, बहुत विद्वानों ने काम किया जो संरचनावादी थे। पहले संरचनावादी थे, बाद में उत्तर संरचनावादी हो गए। उन्हें संरचनावाद और उत्तर संरचनावाद दोनों को विकसित करने का श्रेय दिया जाता है। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि संरचनावाद में और उत्तर संरचनावाद में ऐतिहासिक रूप से एक ही स्रोत से जुड़े हुआ ज्ञान है और एक ही तरह की अर्थ मीमांसा की पद्धति है। दोनों की भिन्नता का जो सरोकार है वो क्षेत्र विस्तार और जटिल व्यवस्थापन से है। जब संरचनावादी अर्थ मीमांसा द्वारा यथार्थ की जो जटिलताएं हैं उनकी पूरी व्याख्या संभव नहीं रही, तब उन जटिलताओं के संदर्भ में उत्तर संरचनावादी चिंतन पद्धति व विमर्श का विकास हुआ। संरचनावाद और उत्तर संरचनावाद दोनों से संबंध रखने वाले जो चिंतक जिनको माना जाता है, जहां से संरचनावाद शुरू हुआ वहीं से माना जाता है, वो लेवी स्ट्रास थे। उसके बाद रोला बार्थ हुए, मिशेल फूको हुए। जिन विमर्शकारों और आलोचकों को विशेष तौर से उत्तर संरचनावाद से ही जोड़कर देखा जाता है उनमें आप नाम ले सकते हैं जाक दरिदा, गिलिस डेल्यूज, जॉन बाद्रिला, जॉन लाकान, जूलिया क्रिस्तेवा और बटलर। इसी तरह अंबर्तो इको की एक पुस्तक है, बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक, द ओपन टेक्स्ट। इसको आप उत्तर संरचनावादी आलोचना विमर्श का जो है ना प्रारंभिक पाठ आप मान सकते हैं, शुरुआत इससे हुई। ये जो कृति है ओपन टेक्स्ट, ये 1962 में प्रकाशित हुई। इतिहास क्रम में शुरुआती भूमिका में 3 और कृति पाठ भी बहुत महत्वपूर्ण है।
ये 62 में द ओपन टेक्स्ट तो है ही है, और उसके बाद 1966 में जाक दरिदा का एक शोध आलेख प्रकाशित हुआ, स्ट्रक्चर, साइन एंड प्ले इन डिस्कोर्स ऑफ ह्यूमन साइंसेज। हिंदी में इसे मानव विज्ञानों के विमर्शों में संस्था, संकेत व खेल ये नाम दे सकते हैं। यहाँ खेल शब्द बड़ा महत्वपूर्ण, जो उत्तर संरचनावादी जो विश्लेषण पद्धति है, इस पद्धति का बीज शब्द है। तीसरा पाठ जो इस महत्वपूर्ण है वो सन 1967 में रोला बार्थ की एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी, एलिमेंट ऑफ सिमियोलॉजी, अर्थात अर्थ विज्ञान के तत्व। अपनी इस पुस्तक में रोला बार्थ ने महाभाषा की धारणा प्रस्तुत की। संरचनावाद के केंद्र में जहां भाषा है, वह उत्तर संरचनावाद के केंद्र में महाभाषा। इसी तरह रोला बार्थ की एक और धारणा है कि द डेथ ऑफ ऑथर, अर्थात लेखक की इस रूप में परिभाषित किया गया। तो ये जो कृतियां हैं, इनकी जो धारणाएं हैं, इनके अलावा भी उत्तर संरचनावाद को परिपक्व सिद्धांत भूमि तक पहुंचाने का श्रेय और भी बहुत महत्वपूर्ण आलोचकों को है, और जिनका आप इसमें समझेंगे, जिसमें से गिलिस डेल्यूज का अराजक अर्थ क्षेत्र जिसको कहते हैं, कि भाषा पाठों में जिन अर्थों को हम चुनते हैं, उनका चुनाव उनके आसपास मौजूद असंख्य अर्थों की अराजकता के दमन के आधार पर होता है। आप एक पाठ का जो अर्थ करते हो, उसमें अनेक अर्थ दमित हो जाते हैं। इसी तरह मिशेल फूको का इतिहास की जनमनसावली का विमर्श या ज्ञान भूगर्भ विज्ञान का विमर्श, जो गौण जन विमर्श को चुनौती देने के लिए उन्हें आधार बनाता। इसके अलावा फूको के सत्ता ज्ञान व ज्ञान सत्ता की धारणाएं भी उत्तर संरचनावाद के विकास की अहम कड़ियां। फिर पितृसत्ता के प्रभाव से जो मातृभाषा है, मातृभाषा के रूपों का दमन होता, ये दमन से मुक्ति की धारणा कैसे विकसित की जाए, ये जूलिया क्रिस्तेवा के नारी विमर्श में भाषा पाठों के मातृभाषा रूपों के दमन को पहचान कर मुख्यार्थ वाली पितृसत्ता, यहाँ पितृसत्ता मुख्यार्थ है और मातृसत्ता जो है वो गौण है, इसके विस्थापन में दिखाई देती है। इसी तरह जूडिथ बटलर का लिंग भेद संकट में भी स्त्री भाषा के दमन के रूपों को पहचानने में हमें मदद मिलती है। इसी तरह स्त्री चिंतक जॉन लाका भी है, इसका भाषा का मानव चित्त के अर्थों की प्रतीकार्थक रचना का विमर्श, जो अंतर्मन की अन्य अर्थों का क्षेत्र बनाता। ये जो चिंतन पद्धतियां हैं, ये चिंतन पद्धतियां कहती है कि संरचनावादी दृष्टि से इसका विश्लेषण नहीं हो सकता। अब उत्तर संरचनावाद को ठीक से समझने के लिए अत्यंत संक्षेप में संरचनावाद को जानना भी जरूरी है। संरचनावाद क्या है? संरचनावाद एक तरह का भाषा विज्ञान का दर्शन है, और उनकी जो मूल स्थापना है वो ये है कि भाषा की एक तो भाषिक व्यवस्था होती है और एक उसका भाषिक व्यवहार होता है। भाषिक व्यवस्था एक लॉन्ग है, जिसको लॉन्ग कहते हैं वो, और उसमें ये होता है कि जो नियम है, मैं बोलता हूं तो आप सुनते हैं, आप समझ जाते हो। तो ये कैसे समझते हो? क्योंकि कोई ऐसा नियम है जो आप और मैं दोनों जानते हैं, और इसलिए भाषा की व्यवस्था चलती है। इसके बाद में जो भाषिक व्यवहार है, लेकिन उसी भाषा को जब मैं काम में लेता हूं तो मैं अलग तरह से बोलता हूं, जब गालिब काम में लेते हैं तब अलग तरीके से बोलते हैं, लेकिन वो मूल भाषा स्थायी है, और जो व्यवहार है उसमें परिवर्तन होता है। इसी तरह से सारी संरचना स्थायी है, शाश्वत है, और जब तक वो संरचना है तब तक वो काम करती है। इसलिए संरचना का एक हिस्सा स्थायी है, अपरिवर्तनशील है, शाश्वत है, और दूसरे हिस्से में थोड़ा बहुत परिवर्तन होता रहता है। साहित्य की दृष्टि से अगर हम देखें तो कहते हैं सारी रचनाएं, सारी प्रेम कहानियां, सारा जीवन लिखा जा चुका है, हम खाली उसको नए ढंग से जोड़ घटा के इधर उधर कुछ कह सकते हैं, मूल संरचना में परिवर्तन नहीं होता। ये जो अपरिवर्तनशील दृष्टि को मानने की जो धारणा है, ये संरचनावाद की मूल है, और उत्तर संरचनावादियों ने कहा कि नहीं, ये जो आप शाश्वत का जो आधार आप ग्रहण करते हो ये सही नहीं, कोई भी यथार्थ शाश्वत नहीं, और इस यथार्थ को सैद्धांतिक रूप से आप मान देते हो कि यही शाश्वत है, ये संरचनावादी दृष्टि। और आधुनिक काल में विज्ञान और जो वैज्ञानिक दृष्टि का विकास हुआ, तो उसके बाद में प्रकृति, वस्तुनिष्ठ भौतिक पदार्थ, उसको शाश्वत सत्ता मान लिया गया कि ये प्रकृति तो है ही है, मनुष्य तो है ही है, इस पर विचार नहीं करना। और इस तरह से जो शाश्वतता की जो धारणा है, अर्थ की शाश्वत सत्ता, उसको चुनौती दी, और कहा कि ये जो शाश्वतता की धारणा संरचनावादियों में, ये तो कुल मिला के इसी तरह की धारणा है जैसे मध्यकाल में ईश्वर, आत्मा,
चेतना, ये शाश्वत है। और नए जो शाश्वत तत्व थे, प्रकृति, पदार्थ, मनुष्य, ये संरचनावाद। अपने तौर पे इन्हें व्याख्यायित किए बिना हम उनके आधार पर वैज्ञानिक दृष्टि वाले सिद्धांत खड़े कर लेते हैं, और ये सिद्धांत विज्ञान की मदद से हासिल किए हुए हैं, और इसलिए मान लिया गया कि चूंकि ये विज्ञान है और इसलिए ये सही। अब विज्ञान के आधार पर तो कोई परिवर्तन हो ही नहीं सकता। अब इनके बीच का जो रिश्ता है, वो संरचनावादी कहते हैं कि ये इनके बीच में द्वैत है, बाइनरी अपोजिशन जिसको कहते हैं, एक दूसरे का विरोध है, द्विभाजन है, और इसलिए आधार एक और फिर अन्यों के विरोध में ये सिद्धांत विकसित होता। अर्थात अगर पदार्थ आधार है तो चेतना उसका विरोध हुआ, पदार्थ या चेतना, पदार्थ और चेतना, ये द्विभाजनगत जो विरोध है ये वस्तु की तरह उसकी अधिरचना में भी होता है। और चिंतकों का, उत्तर संरचनावादियों का कहना है जैसे मार्क्सवाद है, तो मार्क्सवादी कहते हैं कि उत्पादन का जो आर्थिक रिश्ता है या उत्पादन जो पद्धतियां हैं, ये तो हो गई आधार, और उसके द्वारा जो समाज की जो बाकी चीजें हैं, धर्म है, कानून है, राजनीति है, संस्कृति है, ये ऊपरी ढांचा। तो ये जो ऊपरी ढांचा और आधार में जो रिश्ता है और इस रिश्ते में जो संघर्ष है, ये संघर्ष शाश्वत है। इसी तरह डार्विन का जो विकासवाद है उसका सिद्धांत आया, उसमें क्या है कि प्रकृति का चुनाव करने की सामर्थ्य को आधार मान लिया गया, प्रकृति चुनाव अपने आप करती है। अब इस चुनाव सामर्थ्य के आधार पर जीवन के रूपों के विकास की व्याख्या कर ली गई। फ्राइड का मान लीजिए आप, उस जमाने के आधुनिक काल के बड़े महत्वपूर्ण चिंतक मनोविज्ञान में, वो उसके मनोविश्लेषण में कहते हैं कि वो जो चेतन मन है वो बहुत महत्वपूर्ण, अहम, बहुत महत्वपूर्ण, लेकिन उस चेतन के विरोध में अचेतन है, अति चेतन है, और इनके बीच में आपस में टकराव है। तो यथार्थ को दो हिस्सों में बांट करके और तब उनके बीच में आपस के जो संघर्ष है उसको दिखाना, ये संरचनावाद का एक सैद्धांतिक विमर्श है, ये संरचनावाद की मूल स्थापना। ये किसी एक पक्ष को अहमियत है, इसका मतलब हुआ कि जो दूसरा पक्ष है वो दूसरे पक्ष की व्याख्या पहले पक्ष के आधार पर करेंगे। तो इसलिए उत्तर संरचनावाद ने संरचनावाद की इस सिद्धांतवाद से असहमति दिखाई, और मुख्य जो असहमतियां जो और इन्होंने उत्तर संरचनावादियों ने संरचनावाद से दिखाई, वो ये कि संरचनावाद जो है एक समग्रतावादी विचारधारा, वो ये दावा करती है कि संरचनावाद से सब चीजों की व्याख्या हो सकती है, भूगोल की भी व्याख्या हो सकती है, गणित की भी व्याख्या हो सकती है, जीव विज्ञान की भी हो सकती है, मनुष्य के शरीर की भी हो सकती है, पशु के शरीर की भी हो सकती है, और कविता की भी हो सकती है। जबकि ऐसा नहीं है, अभी भी ऐसा हिस्सा है जिसकी व्याख्या होनी बाकी, तो पूरी व्याख्या संभव नहीं। संरचनावादी कहते हैं नहीं, सब व्याख्या हो। दूसरा जो है, संरचनावाद कहते हैं कि एक अति तर्कवादी चिंतन व्यवस्था जो ज्ञात तथ्यों के बेहद सीमित होने के बावजूद हट करती है कि ज्ञात ही पर्याप्त है। अब यहाँ पर वो कहते हैं बहुत सारी चीजें हैं अभी अज्ञात है, सृष्टि का कारण हमको पता नहीं है, अभी मृत्यु क्यों होती है, क्यों जन्म होता है, इसका पता नहीं है, और भी बहुत सारे ऐसे जीवन में काम होते हैं जिसके बारे में हम ये नहीं कह सकते कि ये पर्याप्त है, और अभी भी हम तो खोज कर ही रहे, वैज्ञानिक खोजें भी होती ही रहती, तो पर्याप्त नहीं, आपको नया सोच। लेकिन संरचनावादी कहते हैं कि हमको सब पता है और हमको सब आता है और हमने सबकी व्याख्या कर, इसलिए वो एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर हम खड़े हैं। इस वैज्ञानिक दृष्टिकोण का आधार क्या है? आधार है साधारणीकरण, यानी चीजें सामान्यतः दिखाई देती है। अब इस विशिष्ट चीजें जो भी है, उन विशिष्ट चीजों की विशिष्टता को नहीं देखते, वो उनके भीतर जो समानता है उस पर जोर देते हैं, और समानता का जोर देकर के एक सिद्धांत खड़ा करते हैं, और जिससे उन चीजों की जो विशिष्टताएं होती है वो अपवाद की तरह मान ली जाती। तो जो खास है वो तो अपवाद हो गया, और जो सामान्य है वो मुख्य हो गया। तो ये संरचनावाद में रहता है। फिर संरचनावाद यथार्थ के, जैसा पहले भी बताया आपको, कि दो हिस्सों में बांटता है और फिर उनमें आपस में विरोध दिखाता। वे यथार्थ न होकर सिद्धांतगत या भाषागत विरोध होता है, और इसलिए ये विश्वसनीय नहीं है, क्योंकि यथार्थ में आपस में कोई विरोध नहीं होता। संरचनावाद फिर क्या करता है कि आधार को ज्यादा अहमियत देता, जो एक तरह की ज्ञान की राजनीति है। ज्ञान का भी अपना एक षड्यंत्र है, ज्ञान की भी एक राजनीति है, और इसमें जो यथार्थ होता है वो मुख्य धारा के विरोधों तक सीमित होकर रह जाता।
जबकि परिधि पर बहुत से और विरोध होते हैं जिनकी उपेक्षा होती रहती है। जैसे उदाहरण दिया कि वर्ग संघर्ष मुख्य, वर्ग संघर्ष मुख्य क्या है कि जो मुख्य अंतर विरोध है वो मुख्य। अब इस वर्ग संघर्ष में मुख्य अंतर विरोध के अलावा भी अंतर विरोध है, जैसे लिंगवादी अंतर विरोध है, नस्लवादी अंतर विरोध है, भाषा के कारण एक चिंतन में परेशानी आती है, पर्यावरणवादी दमन हो रहा है या उपेक्षाएं किसी की हो रही है। तो ये जो सांस्कृतिक उत्पीड़न होता है, इस सांस्कृतिक उत्पीड़न को आप कैसे देखें? ये तो इसको तो कोई गिनती में ही नहीं आती और आप अपने मुख्य धारा के ही अंतर विरोध से सीमित रहते हैं। इसलिए उत्तर संरचनावादियों ने कहा कि ये जो चीजें हैं ये सही है। इसलिए उल्लेखित ऊपर जो बताया ये 5 कारण, इन 5 कारणों को के असहमतियों को दर्ज कराता है उत्तर संरचनावाद और ये दावा करता है कि संरचनावाद के पैरों के तले की जमीन अब खिसक चुकी है और अगला जो युग है वो उपेक्षितों, वंचितों और अभावग्रस्त समाजों में उपेक्षित विमर्शों का, जो अर्थ उपेक्षित रह गए उनका हम क्या करें, जिन्हें उत्तर संरचनावादी तरीके से अव्यक्त होने का प्रजातांत्रिक अवसर मिल सकता है। और ये मिशेल फूको की मान्यता, और वो कहते हैं कि सत्ता जो है केंद्रीकरण करती है और उत्तर संरचनावाद सत्ता के विकेंद्रीकरण का पक्ष करता है और चूंकि सत्ता का विकेंद्रीकरण करता है इसलिए यह प्रजातांत्रिक विमर्श है। अब इसकी शुरुआत का संदर्भ क्या हुआ होगा, जो चिंतकों विचारकों ने कहा कि फ्रांस में सन 1968 में बड़ा छात्र आंदोलन हुआ और इस छात्र आंदोलन का फ्रांस की और राजनीति पर बड़ा प्रभाव पड़ा। उनको कहते हैं कि इसके पीछे ये संरचनावादी विमर्श सामने आया। इस उत्तर संरचनावाद का जो व्यावहारिक और आर्थिक रूप से जो प्रकट होने वाला जो मुख्य कारण है वो ये है कि फ्रांस के छात्र आंदोलन से बुर्जुआ पूंजीवादी व्यवस्था तो एकदम से उसको झटका लगा, बहुत परेशानी हुई, लेकिन विकल्प में मार्क्सवादी विकल्प की संभावना भी नहीं थी। ऐसे में संरचनावाद के मॉडलों के खिलाफ खड़े होने और नए तरीके से सोचने की जरूरत को स्वीकार करने की बात सामने आई और उसके बाद चिंतकों ने कहा कि नहीं, चीजें इतनी सरल नहीं है। मिशेल फूको ने इस संदर्भ में परंपरागत संस्थाओं के दमनकारी रूपों पर भी प्रहार किया। हमारी जो सारी संस्थाएं हैं वो बहुत दमनकारी, और कहा कि समाज के सभी संस्थागत अनुशासन समाज को एक तरह के जेल खाने में बदलने का काम करती है, आप स्वतंत्र नहीं है। हालांकि उत्तर संरचनावादी माने जाने वाले ज्यान लोतार ने समाज में मौजूद आधुनिक संस्थाओं में अभी भी संभावनाओं के बचे रहने की बात कही है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि संरचनावाद के सभी सिद्धांत महाआख्यान पेश करते हैं और अब इन महाआख्यानों के अंत का समय आ गया है। इसीलिए ज्यान लोतार के सिद्धांत को कहते हैं महाआख्यानों का अंत, डेथ ऑफ मेटा नैरेटिज्म ये कहा जाता है। महान आख्यान अब नहीं लिखे जाते, छोटी छोटी चीजें। और इसीलिए जो संरचनावादी सिद्धांत है वो ऐसे भाषा पाठों का नाम है जिनका आधार किसी केंद्रीय मुख्यार्थ के वर्चस्व की स्थिति में निहित होता है। ये बड़ी ही केंद्रीय धारणा कि जो मुख्य धारणा है वो उस केंद्रीय मुख्यार्थ की है, चाहे वो रचना हो, चाहे जीवन हो, चाहे समाज हो, चाहे राजनीति हो, चाहे सत्ता हो, वर्चस्व एक केंद्रीय सत्ता के पास होता है। उत्तर संरचनावादी जो ज्ञान विमर्श था इसका मूल प्रयोजन जो था वो मुख्यार्थ की ये जो वर्चस्वपूर्ण भूमिका है इसको हटाना, ये हमको स्वीकार नहीं। और ऐसा करने के लिए जो उत्तर संरचनावादी थे उन्होंने अन्यार्थों की को गौण स्थिति में रखने के वो पक्ष में नहीं, वो कहते हैं नहीं, अन्यार्थ भी बड़े महत्वपूर्ण और वे पाठ के मुख्य अर्थ के अलावा अन्य गौण अर्थ की सभी संभावनाओं को खोजते हैं कि क्या दूसरा कोई अर्थ है या हो सकता है। इस प्रकार मुख्य अर्थ के विकेंद्रीकरण की संभावनाएं तलाशने के रास्ते खुल जाते हैं। परंतु विज्ञान समर्थित जो साधारणीकृत मुख्यार्थ है, इस साधारण जो संरचनावाद का प्रमुख बिंदु, इसको विस्थापित करना इतना सरल नहीं। हमारा मन मस्तिष्क अभी भी उसी तरह से काम करता है। इसलिए साधारण अर्थों के बजाय अर्थों की विशिष्ट रूपों की तलाश की जाती है जो अपवाद का काम करे और मुख्यार्थ विस्थापन के विकेंद्रीकरण को तर्क सम्मत बनाए। ये जो चीजें हैं, ये मुख्यार्थ की अवधारणा, ये तो रचना के अर्थ में हुआ, लेकिन समाज के में भी एक मुख्यार्थ का। और यहाँ पर अम्बर्तो इको की जो है ओपन टेक्स्ट का की धारणा आई। ये जो ओपन टेक्स्ट की धारणा है, ये जो मुक्त पाठ है,
इस मुक्त पाठ के अर्थ को उत्तर संरचनावाद में समझने की जरूरत है। जैसे माना जाता है, अब तक ही माना जाता है, संरचनावादी, आधुनिकतावादी, स्वच्छंदतावादी जितने चिंतक विचारक हैं, वो कहते हैं कि किसी पाठ का, कृति का अर्थ वह होता है जहां लेखक चाहता है। माने कबीर ने ये कहना चाहा, कबीर ने ये कहा, प्रेमचंद ने ये कहा, या किसी भी दूसरे लेखक ने, वाल्मीकि ने ये कहा, तुलसीदास ने ये कहा, तो हर भाषा पाठ वे बहुत से अन्य भाषा पाठों की श्रृंखला में एक कड़ी की तरह होता है। इसलिए हर भाषा पाठ अपने अर्थ के लिए अन्य भाषा पाठों पर निर्भर करता है। मुख्य अर्थ का जो वर्चस्व है वो कब होगा? मुख्य अर्थ का जो वर्चस्व तब होगा जब अन्य अर्थ गौण हो, अन्य अर्थ पे ध्यान नहीं जाओ। और ज्ञान की दृष्टि से जो मुख्य अर्थ है वो अन्य अर्थों के अभाव के कारण अर्थपूर्ण होता है, उसका महत्व नहीं। इस बात का असल अर्थ यह है कि अन्य अर्थ गहराई में मुख्य अर्थ का ही हिस्सा होते हैं और वरना वे कभी हो ही नहीं सकते। इसलिए वो जो अन्य अर्थ है बड़े महत्वपूर्ण। जैसे उदाहरण देते हैं कि जैसे ब्लैक बोर्ड, कक्षा में जब हम पढ़ते हैं तो ब्लैक बोर्ड पर शिक्षक कुछ लिखता है, ये जो है उसमें सफेद खड़ियां नजर आती लिखते समय। तो उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि जो ब्लैक बोर्ड है उसके आसपास का क्षेत्र काला, अगर ये काला क्षेत्र ना हो तो सफेद नजर ही नहीं आएगा। इसका मतलब यह है कि हमें अर्थ के होने को अन्य अर्थों की अनुपस्थितियों पर आधारित वस्तु कहते हैं। अन्य अर्थ को दबाया गया इसलिए ये, और इसी के कारण विखंडन की प्रक्रिया शुरू होती है। और दरिदा ने इसको विखंडन की प्रक्रिया के अंतर्गत लिखा है कि ये विखंडन लगातार जारी रहता है। एक अर्थ है जो उस अर्थ का विखंडन जरूरी है। उत्तर संरचनावादी शब्द के स्थान पर शब्दों के बीच के जो रिक्त स्थान है उसको बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं और उन्हें भी वो भाषा वाणी का अंग मानने की सलाह देते हैं। सिर्फ शब्द नहीं, जो हमने नहीं कहा वो भी महत्वपूर्ण है, जो हम कहते कहते रह गए, जो हम कहना चाहते थे, वो सब पाठ का हिस्सा है। और जब वो सब पाठ का हिस्सा है तो जो मुख्य बात कही गई है उस मुख्य बात से अलावा भी उसमें एक अर्थ है। और इसीलिए उत्तर संरचनावादी जो है वो भाषा जो पाठ है उनको निश्चय, व्यक्त, संगति को अर्थों में सरलीकरण से नहीं जोड़ते। वे भाषा पाठों में प्रयोगशीलता या खेल भाव को अधिक अर्थ देते हैं। आप खेल खेल करके उसका अर्थ बना दो। इसलिए वो क्या करते हैं कि सिद्धांत की जगह गौण विमर्शों पर अधिक बल देते हैं। दूसरे विमर्श क्या है? और वर्चस्ववादी इतिहास के स्थान पर उत्तर संरचनावाद वाले इतिहास की जनवंशावली वाले रूपों को ग्रहण करने की सलाह देते हैं, क्योंकि उनका कहना यह है कि जो भी लिखित इतिहास है वो राजनीतिक वर्चस्व का इतिहास है। अतः उत्तर संरचनावादी उसका वास्तविक इतिहास खोजने और ग्रहण करने का सवाल उठाते हैं जो जन स्मृतियों में जीवित होता है। समाज का विचारधारात्मक नियोजन संरचनावादी सिद्धांत का प्रयोजन था, जबकि उत्तर संरचनावादी विचारधारा के स्थान पर अर्थ मीमांसीय नियोजन की बात करते हैं। दो ऐसे चिंतकों का विवेचन देखा जा सकता है जिनका संबंध संरचनावाद और उत्तर संरचनावाद दोनों से। मिशेल फूको का संरचनावादी विवेचन ज्ञान मीमांसा से ताल्लुक रहा है, परंतु बाद में उन्होंने जब उत्तर संरचनावाद की ओर रुख किया तो उन्हें ज्ञान परमाणु जैसी अधिक लचीली अवधारणा को लेकर चलने की जरूरत महसूस हुई। इसी तरह फ्रेडरिक जेम्सन ने विचारधारा परमाणु की बात की। ये उत्तर संरचनावादी अवधारणाएं हैं जो मानव समाज के चित्त में मौजूद दिखाई देती है, परंतु ये ज्ञान मीमांसा की सरलीकृत व्यवस्था के अंकुश को नहीं मानती। इतिहास में काल क्रमिक तारतम्य को महत्व दिया जाता, पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, और संरचनावादी इसको इतिहास मानते हैं। परंतु उत्तर संरचनावादी कहते हैं कि जो तात्कालिक इतिहास है, जो अभी है, माने वर्तमान में जो इतिहास जीवित रूप में जो अतीत हमारे पास है, वो जो समसामयिक इतिहास बोध है, वो समसामयिक इतिहास बोध बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये जो समसामयिक इतिहास बोध है वो कहता है इतिहास की जरूरत नहीं, इतिहास हमारे लिए वही मतलब का है ना जितना हमको याद है। और इसलिए उत्तर संरचनावादियों ने कहा कि ये जो समसामयिक बोध है ये महत्वपूर्ण। उत्तर संरचनावाद में अर्थों के स्थिति जन्य रूप पर अधिक जोर दिया जाता है, उनके निर्धारित रूपों पर। उत्तर संरचनावादी भाषा पाठों में जो अर्थों की जटिलता, बहुलता, सापेक्षिता, इसको महत्व दिया जाता है। अर्थ बहुत जटिल है, अर्थ सरल नहीं है,
एक वाक्य कहा, एक वाक्य हमने नहीं कहा, तो हमने नहीं कहा तो क्यों नहीं कहा, ये अर्थ उसमें आता है। दूसरी बात, उत्तर संरचनावाद न तो निरा वैज्ञानिक सिद्धांत है और न निरा अमूर्त भाववाद या आदर्शवाद, वो इन दोनों के बीच मौजूद रहता है और इसे कुछ लोग अस्तित्ववाद के अनुभववादी सिद्धांत का विस्तार भी मानते हैं, क्योंकि ठोस भाषा पाठों पर आधारित होने के बावजूद इसकी जटिलताएं मानव चित्त से जुड़ी होती, इसलिए मानव चित्त बहुत महत्वपूर्ण है। मानव चित्त कैसे उसको करेगा, इसलिए मानव चित्त को उत्तर संरचनावादी अपने विमर्श में शामिल करते हैं। अतः यहाँ संरचनावाद का जो विचारधारात्मक इतिहास है वो एक नई शक्ल में ढल जाता है, जिसे मनो इतिहास का नाम कहते हैं। अब यहाँ पर एक और चीज है जिस पर बल दिया जाता है, वो ये कहते हैं कि जो पुराना पाठ है, तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा और रामचरितमानस हमारे सामने आज उपलब्ध है। अब तुलसीदास ने क्या कहा, क्या कहना चाहते होंगे, इसका हमको पता नहीं। हमारे सामने 400 साल बाद में एक रचना आई और मैंने उसको पढ़ा और मुझे ये समझ में आया कि ये तुलसीदास ये कहना चाहते हैं। अब उस रचना का अर्थ वो है जो तुलसी ने कहा या वो है जो मेरी समझ में आया, ये एक विवाद का विषय बनता है। और इस विवाद के अर्थ में उन्होंने कहा कि लेखक का क्या मतलब है, लेखक ने जो लिखा वो उसका अपना नहीं, क्योंकि उसने तो पिछले जो पाठ है उनकी संगति में लिखा। तुलसीदास ने अपने मन से नहीं लिखा, नाना पुराण निगमागमों में जो बात कही थी उसी बात को तुलसीदास ने आगे बढ़ाया। अब उनको पढ़ने के बाद में मैथिली शरण गुप्त को लगा कि नहीं, इसमें थोड़ा ये जोड़ना जरूरी है, क्योंकि उर्मिला का वीर्य भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो उन्होंने एक नया अर्थ किया और एक नई रचना कर दी। इसी तरह निराला ने कहा कि नहीं, ये शक्ति की भी पूजा होनी चाहिए, वो बंगाल के अंदर थे, उनका बंगाल में शक्ति पूजा का भी थोड़ा असर पड़ा और उन्होंने राम की शक्ति पूजा लिख दी। तो ये जो अर्थ हुआ शक्ति पूजा वाला, तो ये तो निराला के कारण नहीं, वो पीछे से जो अर्थ आ रहा है राम कथा का, उस राम कथा के अर्थ को लिया। इसी तरह कबीर, इस माना यह जाता है कि जो भी कवि रचनाकार रचना करता है वो बातें पहले कही जा चुकी है। हम कहते हैं कबीरदास ने बहुत नई मौलिक बातें कही, समाज को बदलने वाली, क्या क्या नहीं कहा, लेकिन गोरखनाथ में है वो बातें। और इसी तरह किसी के विरोध में उन्होंने कहा कि नहीं, ये इस बात का मैं समर्थन नहीं करता। अगर वो बात न होती जिसका उन्होंने विरोध किया है तो वो विरोध में कहते ही नहीं, तो उनका जो अर्थ है वो अर्थ अपना नहीं। यहाँ पर उत्तर संरचनावादी कहते हैं कि अर्थ का जो मालिक है, पाठ के अर्थ का जो स्वामी है वो लेखक नहीं है, इसलिए लेखक अब समाप्त, बल्कि पाठक उसका मालिक है। और इसीलिए उन्होंने कहा कि लेखक की मृत्यु हो गई। लेखक की मृत्यु हुई माने पाठकवादी आलोचना की शुरुआत हुई। पाठक अब उसका अर्थ करेगा। अब ये हुआ कि हर युग का पाठक आता है और पुरानी कृति का अपना अपना नया अर्थ कर देता है, इसलिए वो अर्थ बदलता रहता है। इस बदलने की प्रक्रिया के पीछे उसका समाज है, उसका जीवन है, उसकी राजनीति है, वो आप देखेंगे। ये तो एक बड़ा अर्थ हुआ, लेकिन छोटे अर्थ में एक दोहे का वही अर्थ नहीं है जो अर्थ उसके अंदर आपको प्रमुखता से दिखाई देता। प्रमुखता के अलावा भी एक अर्थ है और वो अर्थ हमें देखने की जरूरत है। इसके साथ ही उत्तर संरचनावादियों ने यह कहा कि ऐसा नहीं है, सिर्फ जो है वो मुख्य समाज के हिस्से का इतिहास नहीं है, उन्हीं का ही जीवन नहीं है। जो गौण अस्मिताएं हैं उनकी अपनी समस्याएं, इसलिए स्त्री विमर्श, स्त्री का मेरी तो समस्या स्त्री होने के कारण है, मुझे सवर्ण और दलित होने में मेरी समस्या पूरी समझ में नहीं आई, इसलिए मेरे स्त्री होने के दर्द की अभिव्यक्ति किया जाए, उसको दर्ज किया जाए। इसी तरह दलित की जो पीड़ा है वो दलित की पीड़ा कहेगा कि मुझे अपनी पीड़ा बतानी। तो ये जो समाज के जो हिस्से हैं, जो महत्वहीन हिस्से रह गए हैं, जिनके पास में समाज के संसाधन नहीं है, वो आधुनिकतावाद ने उनको नष्ट किया, संरचनावाद ने उन पर आक्रमण किया और उत्तर संरचनावाद में इन विमर्शों को बोलने का मौका दिया। और इसलिए उत्तर संरचनावाद इनके लिए एक तरह की जनतांत्रिक भावनाएं लेकर के आया। तो उत्तर संरचनावादी दौर में ही ये नारी विमर्श और ये दलित विमर्श जैसा साहित्य हमारे सामने आता है, क्योंकि वो कहता है कि सिर्फ पुरुष द्वारा देखी हुई दुनिया ही सही नहीं है, स्त्री द्वारा देखी हुई चीजें भी अलग है।
इसी तरह दलित द्वारा देखी हुई चीजें भी अलग है। दलित की दृष्टि से जो आप किसी कथा को पढ़ेंगे, चाहे आप गोदान को ही पढ़ें, तो आपको उसका एक अलग अर्थ समझ में आता है। तो ये जो समाज के जो वंचित तबके हैं, उन वंचित तबकों के अर्थ को समझने की धारणा ये उत्तर संरचनावाद के साथ में ये विकसित हुई, और ये उत्तर आधुनिकतावाद के साथ भी विकसित हुई। इसलिए उत्तर आधुनिकतावाद, जैसा शुरू में आपको बताया गया था कि जो उत्तर संरचनावाद और उत्तर आधुनिकतावाद, इनके बीच में एक गहरा रिश्ता है, और उस रिश्ते के कारण उत्तर संरचनावाद भी आज बहुत महत्वपूर्ण चिंतन के रूप में हमारे सामने आता है, और जिसमें रचना के पाठ के अर्थ की प्रक्रिया को नए ढंग से सामने रखा, और अब वो पुराना पाठ और उस पाठ का जो अर्थ है उसकी सारी पद्धति बदल गई, जो किसी जमाने में बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती थी।